बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर सीरीज। और आज के लेक्चर के अंदर हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेजर के ऊपर बात की थी, तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होगा कि किस तरह से जो है वो डायफ्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑप्टिक्स, और किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इन बेसिक बुनियादी बातों के ऊपर होगा। So this topic is related to our course Atomic and Nuclear Physics Lab course, MSPHY 512, MSc Physics second semester, Spring 2021. So in the last lecture we have talked about what is laser, historical background of laser, basic concepts for laser, just like light amplification, stimulated emission, light oscillator, टाइप्स ऑफ लेजर, गैस लेजर, डाई लेजर हो गया, सॉलिड स्टेट लेजर होगी। इसी तरह से आपके पास जो है मेजरमेंट्स बाय द लेजर के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने देखा था कि लेजर के साथ अगर आप मेजरमेंट्स करें तो डायफ्रैक्शन मेथड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन को सीखेंगे कि डायफ्रैक्शन क्या है, फिर डायफ्रैक्शन कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन, हम डायफ्रैक्शन को कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पैरेलल डायफ्रैक्शन होती है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है। फिर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डायफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डायफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट, और उसके बाद जो है डायफ्रैक्शन बाय मल्टी स्लिट्स या फिर ग्रेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। And then we will discuss about the intensity distribution and obstacles shape. तो इन सारी चीजों के ऊपर आज का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन। व्हाट इज डायफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन। किसी भी वेव का किसी किनारों वाली या एजेस के किसी भी ऑब्स्टेकल के किनारों से मुड़ जाना और डायफ्रैक्शन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे वाटर वेव वाली एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे वाटर वेव्स आ रही हैं और इस एजेस के साथ ही जैसे वो इंटरेक्ट करती हैं तो वो इससे पास होने के बाद मुड़ जाती हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को, फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। सिमिलरली ये बुनियादी तौर पर दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक है वेव्स किस नेचर की है, दूसरा ऑब्स्टेकल क्या है और ऑब्स्टेकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अगर वेव के हवाले से देखा जाए तो ये आपके पास मैकेनिकल वेव भी हो सकती है, और जिसके अंदर वाटर वेव, साउंड वेव, ये सारा कुछ शामिल है। जबकि अगर आप देखें तो इट कुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनके अंदर जो है आपके पास रेडियो वेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, ये सब कुछ शामिल है। ये कुड बी मैटर वेव। तो ये मैटर वेव भी हो सकती हैं जो कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं और ये उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम। ये सारा का सारा जो है इनकी डायफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सारी वेव्स की। होwever ऑब्स्टेकल जो है उसकी भी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से मूव करती है। सो अगर देखें तो द बेंडिंग ऑफ वेव जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, कि जिस वेव को आपने इंसिडेंट किया है किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर, उसकी वेवलेंथ कितनी है। सेकेंडली द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, और सेकेंडली जो ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर आपने वेव्स को इंसिडेंट करवाया है, उसकी नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो भी जो है बहुत अहमियत की हामिल होती है। एज यू कैन सी है कि ये आपके पास एक वेव है और ये आपका ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर को कुछ लोग कहते हैं। ये दो स्पेसिंग अगर खुली हो तो हम उसे अपर्चर बोलते हैं। नहीं तो अगर कोई आपके पास बॉडी है जिसके ऊपर जस्ट शाइन की जाती है वेव, तो ये उसके लिए ऑब्स्टेकल कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इसके पास वेवलेंथ है कि खसूसियात है, इसके पास जो है वो साइज वगैरह के मैटर्स होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट के वेवलेंथ और ये ऑब्स्टेकल या उसका साइज या उसकी प्रॉपर्टी जो है इसके साथ किस तरह से आपस में लिंक होती हैं और किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश करता है। आइए देखें, अगर वेव की खसूसियात के हवाले से बात करें तो ये वेवलेंथ होगी, और अगर ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये इसका साइज ऑफ अपर्चर है, और सेकेंडली दी शेप ऑफ अपर्चर। तो वेवलेंथ और साइज का ऑफ अपर्चर जो है ये आपस में लिंक्ड होते हैं और उनके शेप के ऊपर भी। तो ये दोनों चीजें ही
डायफ्रैक्शन पैटर्न को चेंज भी कर सकती हैं, और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है इन दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि वेवलेंथ के साथ रिलेटिवली मेजर किया जाता है। तो डायफ्रैक्शन के हवाले से देखा जाए तो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर डायफ्रैक्शन ये हो सकती है, तो ऑब्वियसली एक सिंपल कंडीशन है कि वेवलेंथ का जो है जब इक्विवेलेंट होगी अपर्चर के साइज के इक्वल, तो तब आप इसको कह सकते हैं कि ये डायफ्रैक्शन कंडीशन है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर आपके पास ये डायफ्रैक्शन कंडीशन फुलफिल नहीं होती। एज यू कैन सी है कि अगर हमारे पास जो वेव है वो ये ऑब्स्टेकल के साइज से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो उसको इजीली पास आउट कर देगी। अगर इससे छोटी होगी तो वो क्या कर जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव जो होती है शुड बी इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, या फिर साइज ऑफ द अपर्चर, तो उसके मुताबिक जो है ये डायफ्रैक्शन होगी। तो याद रखिएगा कि डायफ्रैक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि आपकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो आपके ऑब्स्टेकल के साइज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और फिर ही आप कह सकते हैं कि इस वेवलेंथ के ऊपर आपके जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है उससे या अपर्चर है उससे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर वेव हो सकती है। तो आइए हम देखें हम कि जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है। सिमिलरली डायफ्रैक्शन बेंडिंग प्रॉपर्टी है, तो द बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक सोर्स है और ऑब्स्टेकल वो होता है जिसमें से कोई शायद गुजर ना सके, गैर शफाफ हो। तो आप देख सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट, इस पे अगर हम बॉल पे फॉल करें तो बॉल के अंदर से तो लाइट नहीं गुजरती, बल्कि इसके किनारों से लाइट मुड़ के दोबारा अगले पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस्ड हो जाती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, और इसके अंदर आपके पास जो है इट इज कॉल्ड द डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आप देखें टेक्निकली तौर पर या फिर आपके पास स्कीमेटिकली तौर पे ये जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से किनारों से बॉल से बेंड होके यहाँ पे फोकस कैसे हो रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से द वेव फ्रंट एनालॉजी, कि आपके पास ये वेव फ्रंट एनालॉजी किस तरह से काम करती है। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारी वेव थी वो अपर्चर के जरिए से इसको हमने जो है वो इनके वेव फ्रंट को हमने प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट जो है ये जब यहाँ से अपर्चर से लाइट जो है फर्दर आगे की तरफ मूव करती है तो वो बेंड होती हुई हमें महसूस होती है, और जब हम इस डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, मैक्सिमा आ जाता है, मिनिमा आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो डार्क फ्रिंजेस हैं ये आपके पास मिनिमा को रिप्रेजेंट करती है, जिसके नतीजे के अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो जनरेट होता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल पोजीशन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो ब्राइटनेस है वो कम है और ये डल होते जा रहे हैं। इवन तो ब्राइट वाले जो पैटर्न है वो भी डल है और ब्लैक वाले जिसका मतलब ये है कि ये एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है और उसके मुताबिक ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर डायफ्रैक्शन को देखा जाए तो डायफ्रैक्शन जो है वो हम आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटीज एंड द टाइप। तो एक है जी फ्रेजनल डायफ्रैक्शन, एक है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेजनल डायफ्रैक्शन क्या होती है, इन viewing the screen and the aperture are located are close together। अगर आपकी जो aperture और screen है वो close हो, the image of the aperture is clearly recognizable despite slight fringe around the periphery। As the separation between the screen and the aperture increases, the image of the aperture becomes increasingly more obstructed, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो fringes हैं becomes more prominent हो जाती है। So ये situation है secondly the Fraunhofer। The viewing screen and the aperture separated at large distance, the projected pattern bears little or no resemblance to the aperture। As the separation increases, the size of pattern changes but not shape। तो as you can see here the frontal diffraction के अंदर आपके पास जो है viewing screen और aperture जो है they are located closest to each other, जबकि जो
Fraunhofer diffraction है, इसमें viewing screen and the aperture जो है they are separated at the larger distance, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो पैटर्न में तब्दीलियां वाक़ आती हैं, तो इस तरह के दो पैटर्न जनरेट होते हैं। As you can see here also कि आपके पास अगर Fresnel diffraction है और आपके पास Fraunhofer diffraction है, तो you can see their difference है। Fresnel diffraction जो है वो आपसे करीब वाक़ है, जबकि जो प्लेनर वेव फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन है, इसके अंदर लार्जर डिस्टेंस के ऊपर वाक़ है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इनके जो वेव फ्रंट्स होंगे, जो शेप होंगी, वो आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की तरह की होंगी। एट द सोर्स ऑफ स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, तो आपका पास जो स्क्रीन है वो इस ऑब्स्टेकल जिस तरह ये स्लिट रखी हुई है, तो ये इससे फाइनाइट महदूद डिस्टेंस के ऊपर होंगे। मूव इन अवे in that directly correspond to the any shift in the object। तो जैसे जैसे आप उसको अवे मूव करेंगे तो इसमें शिफ्टिंग ऑफ द जो फ्रिंजेस है वो आ जाती है। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन फ्लैट स्क्रीन सरफेसेस होता है आमतौर पे, और change as we propagate them through downstream of the source of scattering। तो जैसे जैसे हम इसको चेंज करते हैं वैसे वैसे ये चेंज हो जाता है। जबकि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन जो है उसके अंदर जो वेव फ्रंट्स होंगे आपके पास वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज इनफिनिट। यहाँ पे हम सपोज कर रहे होते हैं कि हमारी सेटअप क्योंकि पर्चे में लेंस लगाने से ये जितने भी आपके पास इसके स्टार्ट में भी एक अपर्चर लेंस लग जाता है और दूसरे वाला जो कि इन वेव फ्रंट्स को लीनियर फॉर्म में या फिर प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। प्लेनर फॉर्म से मुराद ये है कि ये वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ कभी मतलब थ्रू आउट द डिस्टेंस नहीं मिल सकते, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमने इनफिनिट डिस्टेंस पे एडजस्ट किया हुआ है। So in practice, so often at focal length of the lens, तो अमूमी तौर पे हम ये लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर रखते हैं ताकि यहाँ पे ये सूटेबल रहे। इसके अंदर पोजीशन जो है फिक्स रहती है। फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, आमतौर पर इनको स्फेरिकल सरफेसेस पे लिया जाता है। शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टे कांस्टेंट। इसके अंदर वैल्यू डिस्टेंस चेंज करने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता पैटर्न पे और इंटेंसिटी। So we can see here that के आपके पास जो है डायफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। तो डायफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट जो है अगर हम देखें सबसे पहले तो क्या है, when monochromatic light strikes a single slit, diffraction from the edge produce an interference pattern as illustrated। जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर लाइट को फॉल करवाएं एक पैटर्न के ऊपर तो जो है आपके पास इस तरह का पैटर्न जो है वो जनरेट हो सकता है। इन द सेम वे अगर आप इस पैटर्न पे गौर करें तो इस पैटर्न के ऊपर जो बुनियादी पार्ट होता है वो ब्राइट वाला पार्ट है, जबकि फिर डार्क फ्रिंजेस आ जाती हैं, फिर और फ्रिंज है ब्राइट वाली, फिर डार्क फ्रिंजेस है। तो अगर आप देखें तो मेन पार्ट जो है सेंट्रल पोजीशन वहाँ पे इंटेंसिटी जो है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू दी एंडिंग वाले पार्ट। तो उस वाले से आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, इंटेंसिटी जो है ये ज़्यादा है और वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम सेंटर से एक्स राइट और लेफ्ट मूव करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। So the interference results from the fact that not all the paths of the light travel in the same distance and some arrive out of the phase। So as you can see here कि आपकी जो लाइट पैटर्न थे वो यहाँ पे जब आपके पास लाइट जो है वो बेंड होकर आपको दोबारा मिली है, तो यू कैन सी हियर दैट कि इन सब के आने वाले जो वेव्स हैं उनका जो पाथ डिफरेंस है वो और फेज जो है वो एक जैसा नहीं था। दे हैव सम फेज डिफरेंसेस, और इसको हम इस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि आने वाली जो लाइट के फॉर्म है वो इस तरह से चल रहे हैं और साइज जो है आपके पास स्लिट का ए है। तो यू कैन सी हियर दिस इज a by 2, दिस इज a by 2, और आप उसको सेंट्रली उसके मुताबिक ले सकते हैं। तो इन दिस से आप उसके मुताबिक जो है देख सकते हैं कि आपके पास ये आने वाली जो बीम्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर हमारे पास ब्राइट पैटर्न आ रहा है तो वो ऑब्वियसली इसके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, 2 दी sin थीटा एंड लैम्डा, और ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ईच पॉइंट इनसाइड एक्ट एज अ सोर्स and ray 1 and 3 and for 2 and 4, तो आपके पास जो है इनका जो पाथ डिफरेंस है should be equal to the
but delta b is equal to a by 2 sin theta. So this is the path difference. और ये फर्स्ट ग्राफ में जो है इसी तरह से a by 2 sin theta is equal to n lambda by 2. तो ये आपके पास क्या होगा, this was the first condition of that. For every ray there is another ray that differs by path and therefore interferes destructively. तो उस वाले से देखा जाए तो हम जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए डिस्ट्रक्टिव या यू कैन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एज अ बेंचमार्क लेते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न हैं वो रिलेटिवली बनते जाते हैं, बट डिस्ट्रक्टिव पैटर्न वहीं पे बनते हैं जहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली द पाथ डिफरेंस आर इक्वल टू द लैम्डा बाय 2 है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर्ड टू द अदर. तो इस तरह से आप देख सकते हैं the double slit setup is the same as the single slit setup, but they replace the opaque screen with one that has two slits. So we have what we have done here. आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न जो है वैसा ही है जैसा आपके पास सिंगल स्लिट का था, बट देयर इज वेरिएशन इन द इंटरनल पीक होता है. तो वहाँ पे आपके पास जो शेप है वो ऑब्वियसली आपके पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस तरह से आपके जो स्लिट्स हैं उसके पैटर्न में वेरिएशन आती है, वैसे वैसे आपके पास यहाँ पे भी चेंज आएगी. सिमिलरली आप देखें तो 3 स्लिट्स हैं, तो 3 स्लिट्स के लिए ये एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा. अगर 5 स्लिट्स आ जाती हैं तो ये पैटर्न जो है वो इस तरह से वेरी होना शुरू हो जाता है. सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन देम, बट ओवरऑल इंटेंसिटी वेरिएशन जो है इट विल रिमेन द सेम. तो अगर आप देखें तो ये सिंगल स्लिट एनवेलप है और इसके ऊपर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो दे हैव द सेम वैल्यू दैट which shows that overall intensity is same है, but the internal you can say in the ground reality आपके पास ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल वेरी कर रही है इंटरनल के साथ. तो एट द एंड व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. अगर हमारे पास इसी तरह की स्लिट्स बढ़ती जाए और वो थाउजेंड्स की फॉर्म में पहुंच जाए, हंड्रेड्स के तौर पे पहुंच जाए, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम ग्रेटिंग कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं. तो एक्चुअली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल स्लिट्स etched on the glass so that the brighter and the sharper pattern can be observed. तो अगर देखा जाए तो अगर हम एक बहुत ही फाइन तरीके के साथ एक शीशे की स्लैब लें और उसके ऊपर बारीक बारीक लाइनें लगा दें और वो बारीक बारीक लाइनें जो है वो आपकी स्लिट्स के रहा है, तो हम इस तरह की जो शीशे की स्लैब होगी हम उसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बारीक बारीक लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं इस पैटर्न के अंदर, वो आप देखेंगे तो इट इज बेसिकली द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. अगर हम इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यहाँ पे रखें तो ये छोटी छोटी जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये स्लिट्स का काम कर रही हैं, और ऐसी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ब्राइटर शार्पर जो स्ट्रिंग होती हैं स्लिट्स वो लाइट के रास्ते में रख दी जाती है और फिर उसके बाद उसके पैटर्न को देखा जाता है. और जब उसमें से हम फोकसिंग करने के लिए कन्वर्सेंस को यूज करते हैं तो फिर वी गॉट द पैटर्न ऑफ डायफ्रैक्शन, और जिसके नतीजे में हम ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि हर एक स्लिट का जो फासला है वो डी है और ये पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा है. तो उस वाले हिसाब से जो है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंज इसको एनालिसिस कर सकते हैं. अगर ब्राइट फ्रिंज इसका पैटर्न देखना हो तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा है, और यहाँ पे आपके पास जो है एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन तक ये बात चली जाएगी. इन द सेम वे आप देखें तो ये वाली सूरत भी की जा सकती है. इसको हम अमूमी तौर पे इज अ वेरी यू कैन से इम्पोर्टेंट डायफ्रैक्शन कंडीशन और इक्वेशन इज दिस कॉल्ड d sin theta is equal to n lambda, और ये बहुत मशहूर है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी. n is equal to 1 to 4. तो d यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लिट विड्थ है या स्पेसिंग है, लैम्डा जो है लाइट की वेवलेंथ है, थीटा एंगुलर डेविएशन है, n is the order of friendship. एंड आप बता सकते हैं n की वैल्यू के साथ ही कि अगर ये 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर, और ये वेवलेंथ के मल्टीपल के बराबर होगा. इस तरह से अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस वे 2 4 6 up to 4. तो अगर आपके पास देखा जाए तो अमूमी तौर पे डायफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है उसकी भी दो ही टाइप्स होती हैं. एक है हमारे पास ट्रांसलेशन ग्रेटिंग और एक होती है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग.
ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो है ये वो हिस्सा है जिसके अंदर अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट पहले उस ग्रेटिंग डिवाइस में से गुजरती है, फिर गुजरते हुए वो एट द एंड स्प्लिट होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर स्पेसिंग में से गुजरती है। जबकि रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है जिसके अंदर आप जैसे लाइट फॉल कराते हैं तो जो ग्रेटिंग है या फिर स्पेसिंग है वो आपके ओवरऑल एजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे के अंदर लाइट फॉल होते ही वो स्प्लिट अप हो जाती है डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। तो इस तरह हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। So at the last we can discuss about that कि आपकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड अपर्चर शेप है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की स्लिट की शेप रखी हुई है और किस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आप देखें तो अगर आपकी लाइन शेप है मतलब सिंगल लाइन है तो आपका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर स्क्वायर फॉर्म है तो आपका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा स्क्रीन पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अगर आपके रेक्टेंगल शेप है तो फिर रेक्टेंगल शेप के लिए आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है रेक्टेंगल शेप के लिए। अगर सर्कुलर शेप है तो आपके अपर्चर के शेप के हिसाब से देखें तो ये जो है वो इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में बनेंगे और इसको हम यू कैन से कि ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की शेप्स और उनकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो अपर्चर है या स्लिट है या फिर आपके पास जो ऑब्स्टेकल है उसकी शेप कैसी है और उसकी डायरेक्शन पैटर्न भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट्स बाय डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट बाय डायरेक्शन ग्रेटिंग एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय लेजर लाइट। तो हमारा जो बेसिक दो मकसद है वो ये है कि हम लेजर लाइट की जो वेवलेंथ है वो निकाल सकें बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इसीलिए हमने आज के लेक्चर में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की भी बात की है और डायफ्रैक्शन की भी बात की है और इसी तरह से डायफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हमने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करके वो पूछ सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज़।